नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीरज पंडित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान पॉइंट में। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे मुग़ल काल के बारे में। तो मुग़ल काल के प्रारंभिक चार शासकों बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो मुग़ल काल के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, शाहजहाँ। दोस्तों, शाहजहाँ का शासनकाल 1627 ईस्वी से लेके 1658 ईस्वी तक चला। अब शाहजहाँ के कुछ परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम। क्या था? शाहजहाँ का वास्तविक नाम खुर्रम था, जिसका अर्थ होता है खुशी। जी हाँ, खुर्रम का अर्थ होता है खुशी। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, पिता का नाम क्या था? जहांगीर। और शाहजहाँ की माता का नाम जगत गोसाई था। क्या था? जगत गोसाई। और यह जो जगत गोसाई जो थी, ये जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी और एक राजपूत महिला थी। इसके राज्याभिषेक जो शाहजहाँ का था वो 24 फरवरी 1628 ईस्वी को हुआ था। एक्चुअली अब देखेंगे कि 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई, लेकिन यह जो है शासक कब बनता है? 24 फरवरी 1628 ईस्वी में। मतलब कुछ गैप हो गया, 2-3 महीने का गैप हुआ। आखिर क्यों गैप हुआ, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ इतना जान लेते हैं, इसकी राज्याभिषेक जो हुआ 24 फरवरी 1628 ईस्वी में हुआ, जहांगीर के मृत्यु के उपरांत। शासक बनने के पश्चात ही, जब शाहजहाँ शासक बना तो उसके तुरंत उपरांत उसने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण-ए-शानी, इतना बड़ा उपाधि, हाँ क्या था? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण-ए-शानी। तो इसकी उपाधि उसने धारण की बादशाह बनने के तुरंत बाद। अब देख लेते हैं उसके पत्नियों के बारे में। एक्चुअली मुस्लिम साम्राज्य में या इस्लामिक साम्राज्य में देखा जाता है तो जितने भी शासक हुए उनकी कई पत्नियां होती थी, लेकिन एक पत्नी जो थी इसकी सबसे प्रिय थी। उसका नाम क्या था? अर्जुबंद बानो बेगम। क्या था? अर्जुबंद बानो बेगम। और इसी अर्जुबंद बानो बेगम को बाद में शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के नाम से उपाधि से नवाजा। क्या था? मुमताज़ महल, जिसके याद में ही आज ताजमहल बना है आगरे में। तो ये सबसे प्रिय पत्नी थी किसकी? शाहजहाँ की। ये अर्जुबंद बानो बेगम जो थी वो जहांगीर के सेनापति आसफ़ खान की पुत्री थी। जो शाहजहाँ के पिता थे जहांगीर, उसका एक सेनापति था, विश्वस्त सेनापति आसफ़ खान, उसकी पुत्री थी कौन? अर्जुबंद बानो बेगम। शाहजहाँ ने इन्हें मुमताज़ महल की उपाधि प्रदान की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब देख लेते हैं शाहजहाँ के पुत्र एवं पुत्रियों के बारे में। तो अर्जुबंद बानो बेगम से उसे कुल 14 संतानें प्राप्त हुई। कुल 14 संतानें प्राप्त हुई अर्जुबंद बानो बेगम से, जिसमें से 7 की मृत्यु पहले ही हो गई। अब जो बचे हुए थे उसमें से 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे? दारा शिकोह जो सबसे ज्येष्ठ था, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद मुराद बख्श और सबसे छोटा शाह शुजा। उसकी पुत्रियों में से देख लेते हैं कौन कौन थी। उसकी पुत्रियां 3 थी। सबसे बड़ी थी जहां आरा, उसके बाद रोशन आरा और सबसे छोटी थी गौहन आरा। तो 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी किनसे? अर्जुबंद बानो बेगम से। और कहा जाता है कि अर्जुबंद बानो बेगम का जो मृत्यु हुआ वो शाहजहाँ के जो 14वें पुत्र की जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई। अब देख लेते हैं शासक बनने की कुछ पूर्व की घटनाएं। मेवाड़ एवं दक्षिण पर विजय। तो जब जहांगीर शासन में था तो उसने क्या किया था कि खुर्रम को
दक्षिण के अभियान पर भेजा था, दक्षिण विजय के लिए। इसी दौरान उसने खुर्रम ने दक्षिण के राज्य अहमदनगर के शासक मलिक अंबर को पराजित किया। इस बात का जिक्र मैंने जहांगीर के वीडियो में जब बनाया था उसमें भी किया है। जो मलिक अंबर था अहमदनगर का शासक, बड़ा ही सशक्त शासक था, बहुत ही अच्छा योद्धा था। और उसने क्या किया था, बहुत बार मुग़लों को पराजित भी किया था। लेकिन जब खुर्रम ने एक विशाल सेना लेकर गया और बाद में मलिक अंबर को पराजित कर अहमदनगर पर कब्जा कर लिया, अहमदनगर पर मुग़लों का कब्जा हो गया। दूसरा युद्ध जो किया उसने अपने पिता के ही शासनकाल में, उसने मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त की। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक कौन थे, उनके पुत्र अमर सिंह। तो जहांगीर ने खुर्रम को भेजा था, मतलब शाहजहां को भेजा था अमर सिंह से युद्ध करने के लिए, जहां पे अमर सिंह को पराजित किया और उसे संधि करने के लिए विवश किया। और उसके बाद जो था मेवाड़ जो था वो भी मुगलिया सल्तनत के अधीन हो गया। और इसी खुशी में जहांगीर द्वारा उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई। मतलब खुर्रम द्वारा जो अहमदनगर विजय हुआ, मेवाड़ विजय हुआ, इससे इतना प्रभावित हुआ, इतना खुश हुआ जहांगीर कि उसने शाहजहां को, मतलब खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अब आगे देख लेते हैं कि जहांगीर के खिलाफ शाहजहां का विद्रोह। एक समय ऐसा भी आया था कि जब वह अहमदनगर जीत लिया, मेवाड़ जीत लिया, तो उसके मन में एक घमंड आ गया था कि अब तो मैं शासक बनने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। तो उसने क्या किया, अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया कि नहीं, अब मैं शासक बनना चाहता हूँ, उत्तराधिकारी के लिए विद्रोह कर दिया। लेकिन बाद में क्या था, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पिता जहांगीर से माफ़ी मांग ली। बाद में जहांगीर ने उसे माफ़ करके मामला को यहीं रफा दफा कर दिया। और क्या था, बाद में खुर्रम को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। 1623 ईस्वी में उसने यह विद्रोह किया था अपने पिता के खिलाफ। और बाद में जब माफ़ी मांगने के पश्चात उसके पिता जहांगीर ने उसे उत्तराधिकारी के लिए नॉमिनेट कर दिया। अब शासक बनना, शाहजहां का शासक बनना, एक्चुअली जब शासक बना शाहजहां तो उसके पीछे बहुत सारी घटनाएं हुई, जो एक सिलसिला था घटनाओं का, वह शुरू हो गया। एक्चुअली क्या था कि जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो उस वक्त शाहजहां जो था वह आगरे में उपस्थित नहीं था, वह आगरे से बाहर था। तो इसी दौरान क्या हुआ कि खुसरो का जो पुत्र था उसका नाम था क्या, दाबर बख्श। खुसरो कौन, तो खुर्रम का जो बड़ा भाई था, जिसकी आंखें निकलवा कर जहांगीर ने उसे बंदी बनवा दिया था। बाद में खुर्रम ने उसे बंदीगिरी में ही मरवा दिया था। तो उसी का एक पुत्र था, इसका नाम था दाबर बख्श। तो यह आगरा में उपस्थित नहीं था। तो क्या हुआ कि दरबारियों ने अपना पर्सनल हित साधने के लिए क्या किया, आनन फानन में खुसरो के पुत्र दाबर बख्श को ही बादशाह नियुक्त कर दिया और वह एक कठपुतली शासक बना। जैसा मतलब दरबारी कहते वह वैसा ही करता था। इसके अलावे जो शाहजहां का छोटा भाई था उसका नाम था शहरयार खां। शाहजहां का छोटा भाई था शहरयार खां। उसने स्वयं को लाहौर का बादशाह घोषित कर लिया। जो शहरयार खां था, शाहजहां का छोटा भाई, उसने खुद को लाहौर के क्षेत्र में अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया। अब ये दोनों जो घटना घटी तो इसका जो ससुर था आसफ खां, शाहजहां का जो ससुर था आसफ खां, उसको ये बात अच्छा नहीं लगा और उसने क्या किया, आनन फानन में एक संदेशा भिजवाया शाहजहां को कि आप वापस आगरे लौट आइए, यहाँ पर बहुत उल्टा पुल्टा काम जारी है। तो उसका खत प्राप्त करते ही, संदेशा प्राप्त करते ही जो शाहजहां था वापस लौट आया, कहाँ, आगरे। और बाद में आसफ खां के द्वारा उसने एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। अपने जो भाई था, जो उत्तराधिकारी के लिए जो शहजादे मुँह ताक रहे थे, तो इन दोनों को सबक सिखाने के लिए इन दोनों ने षड्यंत्र रचा। किसने, आसफ खां ने और शाहजहां ने। उसने क्या किया कि आसफ खां की मदद से सभी उत्तराधिकारी शहजादों और शहरयार खां की
हत्या करवा दी। मतलब जितना भी उत्तराधिकारी शहजादा था, जैसे दाबर बख्श था उसका, और भी उसके भाई लोग थे, सभी की हत्या करवा दी। और लाहौर में जो शहरयार खां खुद को बादशाह घोषित कर दिया, वहाँ भी उसने अपना आदमी लगवा के उसको भी मरवा दिया। इस तरह से क्या हुआ, उसका सारा जो चुनौती था समाप्त हो गया। अब कोई उसके सामने मतलब बादशाह बनने के लिए चुनौती नहीं कर सकता था, तो एकदम रास्ता साफ हो गया। इसीलिए 24 फरवरी 1628 ईस्वी को उसका राज्याभिषेक किया गया। मतलब जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 ईस्वी में, लेकिन यही सब घटनाओं के कारण कुछ विलम्ब हुआ, लेकिन अंततः 24 फरवरी 1628 ईस्वी में उसने स्वयं का राज्याभिषेक करवाया और मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना। बादशाह बनने के उपरांत शाहजहां ने आसफ खां को वजीर नियुक्त किया। अब देख लेते हैं हम जरा सा शाहजहां द्वारा कुछ साम्राज्य विस्तार के कार्य क्या क्या किया उसने साम्राज्य विस्तार के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं दक्षिण विजय। दक्षिण विजय का अभियान 1629 से 1636 के मध्य चला। मतलब ये 1629 और 1636 के बीच वह दक्षिण के अभियान पर निकला। इस दौरान उसने अहमदनगर पर विजय हासिल की। पहले भी वह अहमदनगर को हरा चुका था जब जहांगीर शासक था और उसने भेजा था, तो उस वक्त भी अहमदनगर को हरा चुका था। इस बार भी वह अपने अभियान पर निकला और अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। इसके अलावे 1636 ईस्वी में उसने गोलकुंडा और बीजापुर को संधि के लिए विवश किया। वहाँ के जो शासक थे, सूबेदार थे, उसको मतलब इतना विवश कर दिया कि भाई या तो युद्ध करो और नहीं तो फिर संधि करो। तो लोगों के पास इतना ताकत नहीं था कि मुगलिया सेना जो बहुत बड़ी केंद्रीय सेना थी उसके साथ युद्ध कर सके। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वह मतलब जो गोलकुंडा के शासक थे और बीजापुर के शासक थे, उन्होंने संधि को स्वीकार कर लिया, अधीनता को स्वीकार कर लिया और गोलकुंडा और बीजापुर भी मुगलिया सल्तनत के अंतर्गत मिला लिया गया। इसी दौरान अपने पुत्र औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाहजहां ने दक्षिण के क्षेत्र, भारत एक बहुत बड़ा जो जगह था, तो जो दक्षिण का क्षेत्र था उसको देख रेख के लिए अपने पुत्र औरंगजेब को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब ने पहले 1636 से 1644 तक और उसके बाद 1652 से 58 तक वह दक्षिण का सूबेदार बना रहा। मतलब 2 चरणों में वह बना रहा, पहले 1636 से 44 तक, उसके बाद 1652 से 58 तक। दक्षिण के इसी अभियान के क्रम में गोलकुंडा के वजीर मीर जुमला, उस वक्त क्या था, गोलकुंडा का वजीर था मीर जुमला, जिसे मोहम्मद शहीद भी कहा जाता है, उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। आपने कोहिनूर हीरा के बारे में सुना होगा, जो आजकल ब्रिटेन की जो महारानी है उसके क्राउन में जड़ा हुआ है। जब अंग्रेज गए तो साथ में यहाँ से कोहिनूर हीरा भी लेते चले गए। तो यह कोहिनूर हीरा को उपहार स्वरूप शाहजहां को प्रदान किया। किसने? तो गोलकुंडा के शासक मीर जुमला ने, जिसे मोहम्मद शहीद भी कहा जाता है। एक्चुअली गोलकुंडा एक ऐसा जगह है, आज भी आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, कि हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। कौन? गोलकुंडा जगह। और इसी कोहिनूर के हीरे को शाहजहां ने अपना जो मयूर सिंहासन बनवाया था उसमें जड़वाया था। किसमें? मयूर सिंहासन में, जिसे मुगलिया लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तख्ते ताऊस कहा जाता है। तख्ते ताऊस कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। कंधार अभियान। कंधार जो था उस पर फारसियों का कब्जा हुआ करता था। एक्चुअली कंधार जो था वह भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र का जो था, मुगलिया सल्तनत के अंतर्गत तो नहीं आता था उस वक्त वह बॉर्डर का क्षेत्र था, अफ़गानिस्तान के एरिया का था। तो उस वक्त जो था वह भारतीय सीमा क्षेत्र में नहीं था, लेकिन शाहजहां की नज़र जो थी बहुत दिनों से कंधार पर थी। वो सोच रहा था कि अगर कंधार को कब्जा कर लिया जाए, जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, उससे विद्रोह समाप्त हो जाएंगे और वह एरिया जो है मेरा सुरक्षित हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य से उसने 1628 ईस्वी में वहाँ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इसके पूर्व उस कंधार पे किसका कब्जा था? फारसियों का, यानी ईरानियों का कब्जा था। 1628 ईस्वी में मुगलों ने वहाँ आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया, उस पर कब्जा कर लिया।
लेकिन यह कब्जा अधिक दिनों तक कायम नहीं रह पाया और 1648 ईस्वी में पुनः उस जगह पे फारसियों का कब्जा हो गया। मतलब 1648 ईस्वी में फारसियों ने आक्रमण किया और पुनः जो था मुगलिया सल्तनत से कंधार को छीन लिया। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देखा उसके परिचय के बारे में और उसके शासक किस तरह बना, उसके पूर्व की क्या घटनाएं थी, साम्राज्य विस्तार किस प्रकार किया। अब आगे देख लेते हैं शाहजहां द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में कि उसने क्या क्या कार्य किए। चलिए देखते हैं। आइए अब देखते हैं शाहजहां द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं शाहजहां द्वारा किए गए कुछ सामाजिक कार्य। शाहजहां ने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा को बंद करवा दिया, जिसे अकबर ने उसे चालू करवा दिया था और इसने क्या किया, सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद करवा दिया। और सिजदा प्रथा में होता क्या था कि राजा के सामने जाके झुककर 3 से 4 बार सलाम करना होता था, जबकि पैबोस प्रथा में क्या होता था कि राजा को उसके सामने जाकर झुककर उसके पैरों को चूमकर उसे राजा को सम्मानित करना होता था, जिसे पैबोस की प्रथा कहा जाता था। तो इन दोनों जो प्रथाओं था उसकी समाप्ति किसने कर दी, शाहजहां ने। उसके बाद देख लेते हैं क्या है कि बनारस एवं इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, एक्चुअली बनारस और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हुआ करता था, एक प्रमुख धार्मिक स्थल हुआ करता था। अब शाहजहां ने यहाँ हिंदुओं के प्रति उदारता दिखाते हुए यह जो दोनों क्षेत्र थे बनारस और इलाहाबाद, यहाँ से उसने तीर्थकर को समाप्त कर दिया। हालांकि उसने पूरे साम्राज्य से समाप्त नहीं किया, केवल बनारस और इलाहाबाद में समाप्त किया। उसने मुस्लिमों के विवाह संबंधी भी कुछ नियम बनाए। शाहजहां ने क्या किया था कि मुस्लिम धर्म में भी जो विवाह का प्रणाली था उसमें भी उसने कुछ चेंजेस किए। क्या क्या चेंजेस किए, मुस्लिम महिला गैर मुस्लिमों से विवाह नहीं कर सकती थी। ऐसा नियम बनाया कि जो भी मुस्लिम महिला होगी वह किसी गैर मुस्लिम यानी हिंदू, बौद्ध आदि से विवाह नहीं कर सकती थी। लेकिन एक क्लाउज था इसमें कि अगर गैर मुस्लिम जो था वह इस्लाम धर्म अपना लेता था तब वह मुस्लिम महिलाओं से विवाह कर सकता था। अगर मान लीजिए कि कोई मुस्लिम महिला चाहती थी कि वह गैर मुस्लिम से शादी करे तो इसके पहले जो गैर मुस्लिम होते थे उसे इस्लाम धर्म अपनाना पड़ता था। अगर वह इस्लाम धर्म अपना लेता था तो वह गैर मुस्लिम युवती से शादी कर सकता था। तो इस तरह का नियम किसने बनवाया, शाहजहां ने। अब देख लेते हैं उसका कुछ स्थापत्य कला। स्थापत्य कला मतलब भवन निर्माण कला। तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसके काल में बहुत सारे निर्माण कार्य किए और बेहतरीन निर्माण कार्य हुए भारत में, इसीलिए इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या उसने निर्माण कार्य किए। तो 1631 ईस्वी में मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, उसकी जो प्रिय पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज़ महल के उपाधि प्रदान की गई थी शाहजहां द्वारा, उसकी मृत्यु कब हो गई, तो 1631 ईस्वी में। उसकी मृत्यु से पश्चात उसने 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। एक्चुअली में वह बहुत ही प्रेम करता था अपनी पत्नी से, अर्जुमंद बानो बेगम से। तो उसी की याद में उसने क्या किया कि 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया। और यह जो ताजमहल था 1654 ईस्वी में लगभग 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। जी हाँ, इसको बनने में लगभग 22 साल का समय लगा। और कहा जाता है कि बहुत सारे इसमें 10,000 लगभग हाथी लगे, लाख से ज़्यादा ऊपर मजदूर लगे और बहुत दूर दूर से इसका कारीगर मंगवाए गए। तो बहुत सारा चीज़ हुआ। लेकिन इसके लिए मैं स्पेशल जो है ताजमहल पर एक वीडियो लेके आऊँगा, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा वो, जिसमें मैं पूरा डिटेल से बताऊँगा कि ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ, उसमें क्या क्या कारीगरी हुआ। तो वह अलग वीडियो लाऊँगा। फिलहाल इसमें जान लीजिए इतना कि शाहजहां ने 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण प्रारंभ करवाया और 1654 ईस्वी में ताजमहल का कार्य पूरा हुआ, निर्माण कार्य। और लगभग इसके निर्माण कार्य में 22 वर्षों का समय लगा। ताजमहल के निर्माण के लिए राजस्थान के मकराना पत्थरों का प्रयोग किया गया। यह मकराना पत्थर क्या था, तो यह एक प्रकार का संगमरमर जो पत्थर होता है ना, उसका एक किस्म होता है, सबसे बेहतरीन किस्म होता है मकराना पत्थर, जिसे हम लोग मकराना मार्बल के नाम से भी जानते हैं।
तो उसका प्रयोग किया गया था ताजमहल के निर्माण कार्य में। इसके प्रमुख शिल्पकार थे, मतलब जो बनाने वाले थे ताजमहल को, तो जो प्रमुख कारीगर थे उसका नाम था उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी। निर्माण कार्य 3 शैलियों में किया गया। जो ताजमहल का जो निर्माण किया गया है उसमें 3 शैलियों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सा शैली प्रयोग किया गया है? एक तो उसमें भारतीय शैली, जो भी भारतीय जो भवन निर्माण शैली था उसका प्रयोग किया गया, दूसरा ईरानी शैली और तीसरा मध्य एशियाई शैली। तो इन 3 शैलियों का प्रयोग किया गया है ताजमहल के निर्माण कार्य में। अब आगे देख लेते हैं। इसके अलावे दिल्ली का लाल किला, जो आज दिल्ली में अवस्थित है, जहाँ पर से हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, तो उस लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। इसके अलावा दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बहुत शानदार नक्काशी किया गया है, तो उसका भी निर्माण किसने किया? शाहजहाँ ने। साथ ही साथ आगरे किले का जो मोती मस्जिद है उसका भी निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। अन्य कार्यों में देख लेते हैं कि क्या अन्य कार्य के थे। तो 1638 से 48 ईस्वी में दिल्ली के शाहजहानाबाद की स्थापना की। जो दिल्ली में एक जगह है जिसे हम आज पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, पहले इसे शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था, जिसका प्रारंभ हुआ था 1638 ईस्वी में, और 1648 ईस्वी में यहाँ पे इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ था। बाद में उसने इसे अपनी राजधानी बनाया। मतलब बाद में जब ये निर्माण कार्य पूरा हो गया, या यूँ कहिए कि निर्माण कार्य के दौरान ही शाहजहाँ ने आगरा से स्थानांतरित करके अपनी राजधानी कहाँ लेके आया? तो शाहजहानाबाद में, जी हाँ, पुरानी दिल्ली में। उसने मशहूर मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया, जो जिसे तख्ते ताउस कहा जाता था, मयूर सिंहासन, उसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया। और इस मयूर सिंहासन में उसने गोलकुंडा से प्राप्त कोहिनूर हीरे को भी जड़वाया था। जो गोलकुंडा के जो शासक थे उन्होंने प्रदान किया था, जब इसने गोलकुंडा पर आक्रमण किया था, तो उस वक्त हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो उस कोहिनूर हीरो को इसने अपने इस मयूर सिंहासन में जड़वाया था। इस मयूर सिंहासन के निर्माण जो कार्य था, जिसने बनाया इस मयूर सिंहासन को, तो उसका नाम क्या था उस कारीगर का? बेबादल खां। क्या था? बेबादल खां। बाद में यही मयूर सिंहासन जो था, नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ उत्तर मुगल काल के दौर में, तो यही मयूर सिंहासन उठा के वह ईरान लेके गया था। इसके अलावे शाहजहाँ के जो दरबार में कुछ संगीतज्ञ भी थे, कुछ चित्रकार भी थे। तो जो लाल खां नामक जो संगीतज्ञ थे वह इसी के दरबार में रहते थे, और शाहजहाँ ने उन्हें गुण समंदर की उपाधि प्रदान की थी। किसे? लाल खां को गुण समंदर की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा जो चित्रकारों में देख लेते हैं, तो मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम नामक 2 मशहूर चित्रकार शाहजहाँ के दरबार में रहते थे। अब देख लेते हैं हम शाहजहाँ के जीवन के कुछ अंतिम क्षणों के बारे में। तो शाहजहाँ का जो अंतिम क्षण था काफ़ी कष्टकारी था। जी हाँ, काफ़ी तकलीफ़ों से भरा हुआ था उसका अंतिम क्षण। 1658 ईस्वी में वह बीमार पड़ा। एक बार तबीयत खराब हो गया, बहुत गंभीर रोग से बीमार पड़ गया 1658 ईस्वी में। तो उसके पुत्रों को क्या लगने लगा कि अब तो ये बचेंगे नहीं, तो इसके लिए क्या हो गया कि उसके पुत्रों में आपस में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू होने लगे। एक्चुअली में वह मरा तो नहीं, लेकिन युद्ध जरूर शुरू हो गया। तो बहादुरगढ़ के युद्ध में 1658 ईस्वी में दारा सिकोह ने शाह शुजा को पराजित किया। जो छोटा पुत्र था शाह शुजा, उसको पराजित किया किसने? बड़े पुत्र दारा सिकोह ने। जबकि 1658 में ही उसी वर्ष धर्मट एक युद्ध हुआ था। धर्मट का युद्ध और सामूगढ़ के युद्ध में, तथा 1659 ईस्वी में देवराई के युद्ध में वह औरंगजेब से पराजित हो गया। मतलब क्या था कि पहले जो युद्ध था 1658 ईस्वी में, जब वह बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ, तो उसने शाह शुजा को दारा सिकोह ने पराजित कर दिया। लेकिन बाद में जब 1658 ईस्वी में धर्मट और सामूगढ़ का युद्ध हुआ, और 1659 में जब देवराई का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित कर दिया।
अब क्या था कि दारा शिकोह बार बार विद्रोह कर रहा था, तो अजीज आकर औरंगजेब ने एक षड्यंत्र करना शुरू किया और दारा शिकोह की हत्या करवा दी। इसके पश्चात औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह की हत्या करवा दी गई। अब तो उसके सामने कोई भी चुनौती नहीं थी। इसके पश्चात उसने क्या किया कि दिल्ली के गद्दी पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब देखा कि अब कोई चुनौती नहीं है, पिता बीमार है, तो उसने समय का लाभ उठाते हुए दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। इस समय वो बीमारी से उठा ही था और औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उसे 1658 से 1666 ईस्वी तक उसे आगरे के किले में बंद कर दिया गया। कहाँ? आगरे के किले में। और उसे कहा जाता है कि ऐसी जगह पर रखा गया जहाँ से ताजमहल जो था एकदम सामने सामने दिखता था। तो वह क्या था कि यह अंतिम जो क्षण था उसका 1658 से 66 मतलब 8 साल जो था वह बंदी गृह में ही बिताया और वह एक झरोखे से अपने ताजमहल को निहारता रहता था। और अंत में 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई कैद खाने में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा शाहजहां के जीवन काल के बारे में, उसके प्रारंभिक जीवन, उसके किस प्रकार वह शासक बना, उसके द्वारा क्या निर्माण कार्य किए गए, क्या युद्ध किए गए, तो हम लोगों ने आज इसकी जानकारी प्राप्त की। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी अवश्य प्रेस कर दें। बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो वहाँ पे ऑल का एक ऑप्शन आएगा, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो हमारी अपकमिंग जो भी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप उससे लाभ उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, जाते जाते आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि एक पेड़ अवश्य लगा दें, साथ में जल को अवश्य बचाएं तथा अपने जो सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए, रोड सेफ्टी के हिसाब से, तो जब भी आप मोटरसाइकिल चला रहे हों, बाइक चला रहे हों तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। साथ में यदि कार चला रहे हों तो सीट बेल्ट का भी प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों में है। तो इसी विचार के साथ चलिए विदा लेता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।